समग्र कृषि समाचार विभाग अन्नपूर्णा एग्री स्पेस में स्वागत है। आज हम मिर्ची, टमाटर और तरकारी वर्गीय फसलों की नर्सरी को कैसे बढ़ाना है, इसमें क्या सावधानियां लेनी है, इसका पता करेंगे। नर्सरी को बढ़ाने वाले मालिकों को ये जानकारी बहुत उपयुक्त है, क्योंकि आजकल नर्सरी का उद्योग बड़ा हो गया है। इस नर्सरी के उद्योग का ज़्यादा भाग किसान ही करता है। अगर आप ठीक तरीके से इस नर्सरी को विकसित करते हैं तो आपका उद्योग भी विकसित होगा, क्योंकि आपसे पौधे लेकर जाने वाला किसान हर बार तुम्हारे पास आना है तो उन पौधों को स्वास्थ्यपूर्ण बढ़ाना है। आपको नर्सरियों में ही सही सावधानी बरतेंगे तो उसके साथ रुपाई के समय कीटों का संक्रमण नहीं होगा, बहुत अच्छी उपज आएगी। इसलिए नर्सरी को बढ़ाने वाले किसान भाई जरूर इस वीडियो में जो जानकारी है उसका उपयोग करें। अपने नर्सरियों को सावधानी से बढ़ाएंगे तो उसका आप और अन्य किसानों को सहायकारी होगा। अच्छे पौधे उपलब्ध किए जाएंगे और किसानों को फायदा पहुंचाने में आपका योगदान होगा। उतना ही नहीं, आपके व्यवसाय को बढ़ाने में भी योगदान होगा। इसलिए हर किसान जो नर्सरियों को बढ़ा रहे हैं वो सभी किसानों ने इस समाचार को जरूर जानना चाहिए। मिर्ची हो या टमाटर हो या सभी प्रकार के तरकारियों की फसलों को बढ़ाने वाले हर किसान को ये सावधानी बरतनी है। अब ग्रीन हाउस में, छांव में हम नर्सरी से पौधे बनाते हैं। ग्रीन हाउस विभाग आने के बाद नियंत्रित वातावरण में बाहरी दुनिया से किसी भी प्रकार का प्रभाव ना होकर पौधे को सावधानी से बढ़ाने के लिए ये ग्रीन हाउस बहुत उपयुक्त है। पौधों को सावधानी से कैसे बढ़ाना है ये पता करेंगे। सबसे पहले हमें मूलभूत सामग्री कैसी तैयार करनी है। दूर क्यों अत्यंत महत्वपूर्ण है ये सामग्री। इस मूलभूत सामग्री को हम इस तरह की सावधानियां बरतनी है। ज़्यादातर मूलभूत सामग्री में कोकोपीट इस्तेमाल करते हैं। थोड़े किसान सिर्फ कोकोपीट ही इस्तेमाल करते हैं और थोड़े कोकोपीट के साथ वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हर किसान कोकोपीट के अलावा वर्मी कंपोस्ट को भी मिलाकर बनाने से पौध वृद्धि स्वास्थ्यपूर्ण होती है। सबसे पहले हम मूलभूत सामग्री का मिश्रण कैसे तैयार करना है इसके बारे में हम जान लेंगे। ज़्यादातर कोकोपीट बेचने वाले डीलर्स ये कहते हैं कि हमने इसे निर्जंतुक किया है। इस कोकोपीट को मतलब उसमें हानिकारक सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करना। वो कितना सही है यह हमें नहीं पता, लेकिन फिर से निर्जंतुक कर सकते हैं। निर्जंतुक करने के अलावा उसके बाद जब हम उसमें बीज बोते हैं तो उसमें बढ़ने वाला पौधा स्वास्थ्यपूर्ण होकर उसमें व्याधि निरोधक शक्ति बढ़ने के लिए हम एक काम करेंगे तो निश्चित आप नर्सरी में स्वास्थ्यपूर्ण पौधा बढ़ा सकते हैं। 1 एकड़ नर्सरी के लिए अंदाजन 20 टन मिश्रण इस्तेमाल करते हैं। थोड़े किसान 20 टन सिर्फ कोकोपीट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप इस मिश्रण को 15 टन कोकोपीट लीजिए, 5 टन वर्मी कंपोस्ट लीजिए। लेने के बाद हमने जैसे पहले बताया है 500 किलो पशु गोबर में जैविक उर्वरक, जैविक नियंत्रकों के कैसी वृद्धि करते हैं वैसे अलग से वृद्धि कीजिए। ये 20 टन के मिश्रण को ये वृद्धि किया हुआ जैविक उर्वरक, जैविक नियंत्रकों का मिश्रण, ये सड़ा हुआ गोबर के इस मिश्रण को
इस 20 टन में मिलाइए। इसके साथ डीकंपोस्टिंग बैक्टीरिया मिलता है, क्योंकि कोकोपीट पूरी तरह सड़ा हुआ मिलना मुश्किल है। हम जब सप्लायर से जाकर लेते हैं तो हमें पता नहीं होता कि वो सड़ा हुआ है या नहीं है, लेकिन हमें उसे सड़ाना है। पूरी तरह 10 दिन में इसे सड़ाना है। इसके लिए हम डी कॉम्प्लेक्स नाम से प्रतिभा बायोटेक का उत्पाद जो मार्केट में उपलब्ध है, इसका 25 किलो लीजिए। इसको भी इस मिश्रण में मिला दीजिए। उसके बाद हम जैविक उर्वरक और जैविक नियंत्रक जिसे हम इसमें मिला रहे हैं, उसकी अच्छी वृद्धि होने के लिए और ये डीकंपोस्टिंग बैक्टीरिया अच्छा काम करने के लिए उसमें कार्बन को भी मिलाना है। इस 20 टन मिश्रण में 5 किलो कार्बन, जो प्रतिभा बायोटेक के कार्बन के नाम से ही उपलब्ध है, ये 5 किलो कार्बन लेकर उसको भी मिला दीजिए। इस 20 टन के मिश्रण को अब 500 किलो का वृद्धि किया हुआ जैविक उर्वरक और जैविक नियंत्रकों को मिश्रण से 25 किलो डी कॉम्प्लेक्स और 5 किलो कार्बन, इन सभी को अच्छे से मिलाकर ढेर करते हैं, मतलब छोटी सी पहाड़ी। उसके बाद इस पर पानी दीजिए। पानी ज्यादा नहीं देना है, एक बार डालने से हो जाना चाहिए, क्योंकि उसमें कोकोपीट होने से पानी अच्छा ग्रहण किया जाएगा। इस तरह ये 10 दिन रखने से ये पूरी तरह सड़ जाएगा। जहां कहीं भी सड़ा ना हुआ होगा तो वो भी सड़ जाएंगे। इतना ही नहीं, हम जैविक उर्वरक, जैविक नियंत्रकों को वृद्धि करके डालने से वो दुष्प्रभाव करने वाले फंगस या बैक्टीरिया, इन सभी को ये नष्ट कर देते हैं। उन्हें मारकर उनमें जो सेंद्रीय कार्बन है वो ग्रहण करके और भी वृद्धि हो जाएगी। हम पशु गोबर डाल रहे हैं ना, वर्मी कंपोस्ट भी डाल रहे हैं, ये सभी होने से अच्छी वृद्धि हो जाएगी। इस मिश्रण में अवनी, जो 40 किलो की बोरी होती है, इसकी 4 बोरियां इसमें मिला दीजिए। 500 किलो गोबर में वृद्धि करते समय 2 बोरी अवनी मिलाते हैं। उसके अलावा 4 बोरियां इसमें मिला दीजिए। मिलाकर पूरा मिश्रण सड़ा दीजिए 10 दिन तक। आप इसमें ये मूलभूत साहित्य को डालने से पहले 10 दिन पहले इस मिश्रण को तैयार करके सड़ाकर पानी देने के बाद 10 दिन सड़ा दीजिए, तब वो पूरी तरह आखिर तक सड़ जाता है। उसके अलावा उसमें दुष्परिणाम करने वाले सूक्ष्म जीवाणु जैसे कि फंगस, बैक्टीरिया जो भी हो, वो सभी मर जाएंगे। बीज बोने के बाद वो बीज ना सड़कर अच्छा अंकुरित होने के लिए तैयार हो जाता है। इतना ही नहीं, हम बीज बोने के बाद आए हुए पौधे को व्याधि निरोधक शक्ति अच्छी होती है। इस तरह 10 दिन तक सड़े हुए इस मिश्रण को ट्रे में हम डालने के बाद, मतलब ट्रे के गड्ढे में, थोड़े लोग 2 इंच गड्ढे वाले ट्रे लेते हैं तो थोड़े 2.5 इंच गड्ढों के खरीदते हैं। इन ट्रे में डालकर बीज बोकर पानी देते हैं। बीज अंकुरित होने के बाद 15 दिनों तक पौधों को किसी प्रकार का आहार देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बीज ही उसका आहार है। ऐसा ही है, ये सृष्टि धर्म है। 15 दिनों तक बाहरी दुनिया से कुछ भी आहार इसे नहीं देना है। अगर देंगे तो उस पर दबाव पड़ेगा। अंकुरित होने के बाद 15 दिन तक आहार न दीजिए। 15 दिनों के बाद अंकुरित होने से आप जिस तरह का आहार इसे पोषक द्रव्य देना है, ये पता करेंगे। अंकुरित होने के 15 दिन के बाद सबसे उन पौधों का टीकाकरण करेंगे, क्योंकि हम हमारे बच्चों को पैदा होने के बाद टीकाकरण करते हैं। भविष्य में उन्हें कुछ भी प्रकार की बीमारी ना होने के लिए कई तरह से टीकाकरण करते हैं। उसी प्रकार हमें इन सभी पौधों का टीकाकरण करना है। वो कैसे करते हैं,
कि 1 एकड़ के पौधों में हम ज़्यादा घनता से पौधे होंगे तो हम 2 किलो स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस मतलब फ्लिक 2 किलो, 2 किलो बैसिलस सबटिलिस मतलब सरवर 2 किलो लेकर 4 किलो गुड़ को अच्छे से कूटकर एक बकेट में डालकर उसमें पानी डालकर 48 घंटों तक इन सभी को छांव में भिगोइए। ऐसे भिगोए हुए मिश्रण को आप एक जाली वाले कैन में इस मिश्रण को डालकर और चाहे तो और भी पानी डालकर जितना 1 एकड़ को होना होगा उतना पानी डालकर सभी पौधों को समान मात्रा में डालिए। पहले हम मूलभूत सामग्री को अच्छे से तैयार किया है। किसी भी तरह का हानिकारक बैक्टीरिया या शिलींध्रों को ना हुए जैसा तैयार करके ट्रे में डाला है। ऐसे करने से ही ये मूलभूत सामग्री ठीक होगी। उसके बाद बिजाई करके अंकुरित होने के 15 दिनों के बाद हमने पहला टीका डाला है कि स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस यानी कि 2 किलो फ्लिक, बैसिलस सबटिलिस जो कि सरवर 2 किलो, 4 किलो गुड़ में जो कूटा हुआ है, इन सभी को एक बकेट या ड्रम में 48 घंटे भिगोकर उसके बाद और पानी मिलाकर 1 एकड़ के पौधे को जाली वाले डब्बों में डालकर पौधों को अच्छे से भिगोइए। इस तरह पहला टीकाकरण हो गया है। उसके बाद फिर 10 दिन के बाद इस पद्धति को दोहराइए। ऐसे दूसरी बार टीकाकरण हमने पौधे का किया है। इस तरह करने से वो पौधा एकदम स्वस्थ रहेगा। इतना ही नहीं, भविष्य में कीटों से अपने आप भी रक्षण करता रहेगा क्योंकि उसमें व्याधि निरोधक शक्ति बढ़ जाती है। इतना ही नहीं तो हम एक तरह से ड्रिचिंग कर रहे हैं। ड्रिचिंग करने से वो जड़ तक पहुंच जाता है। हम पहले ही मूलभूत सामग्री में हमने जैविक नियंत्रक जैसे ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास बैसिलस जैविक उर्वरक मिलाकर दे रहे हैं। उसके अलावा अलग से ऊपर से हम ड्रिचिंग कर रहे हैं। ऐसा करने से पत्ते के द्वारे अंदर पहुंचने के अलावा वो बहकर जड़ व्यवस्था को भी पहुंचाता है। उसके बाद तो जड़ व्यवस्था को लेकर पत्ते को आखिर तक पौधा स्वस्थ रहता है। इस तरह 2 बार 10 दिन के अंतराल में पौधे को टीकाकरण कीजिए। उसके बाद पहला टीकाकरण होने के बाद 5 दिन का अंतराल दीजिए। उसके बाद पौधा बढ़ने के लिए जरूरी है वो है एमपीके। उसका अनुपात 84-84-16 और 24-24-16। इस अनुपात को आधा किलो लीजिए, ज्यादा नहीं, आधा किलो ही, क्योंकि पौधे छोटे हैं। अगर ज्यादा देंगे तो दबाव आ जाएगा। आधा किलो लेकर उसमें सूक्ष्म धातुओं का मिश्रण जो जेनेक्स है उसका आधा किलो लेकर इन दोनों का मिश्रण आधा किलो मिश्रण बनाकर इसे आप छिड़काव कर सकते हैं या फिर जाली वाले डब्बे में डालकर ड्रेंचिंग कर सकते हैं। हम हर हफ्ते में एक बार देना चाहिए। एक ही बार ज़्यादा किलो स्प्रे नहीं करना चाहिए। पौधा दबाव में आ जाएगा। पौधे कभी भी तनाव के अंदर नहीं आना चाहिए। हम उन्हें तनाव में डालेंगे तो वो अपना रुख बदल देते हैं। अगर हम उन पर तनाव डालेंगे तो वो अपना मार्ग बदल देंगे। ऐसा नहीं करना है। कई दफा दीजिए मगर कम मात्रा में दीजिए, तब भी पौधा स्वास्थ्यपूर्ण रहेगा। तो इस तरह पौधा बढ़ने तक गामा को जो 24-24-16 है उसे आधा किलो, जेनेक्स आधा किलो, इन्हें हफ्ते में एक बार स्प्रे कीजिए। इस तरह करने से हम पौधे को पौष्टिक आहार तो देंगे, इतना ही नहीं तो 2 बार टीकाकरण करके व्याधि निरोधक शक्ति भी बढ़ा देते हैं। अब ऐसा करने से पूर्णतः स्वस्थ पौधे आपके नर्सरी में बढ़ेंगे। उसके बाद नर्सरी में पौधे सिर्फ 35 से 40 दिन तक ही रहना चाहिए। इससे ज़्यादा दिन नहीं रखना।
क्योंकि उन पौधों के जड़ बढ़ने के लिए जगह नहीं रहेगी। जड़ वहीं पर गोल गोल जमे रहेंगे। अतिरिक्त वृद्धि हुए पौधे लगाने से बाहरी दुनिया से समा लेने में, जिंदा रहकर वृद्धि होने के लिए, अच्छी उपज देने के लिए वो साथ नहीं देंगे। इसलिए 35 से 40 दिन के अंदर ही पौधों को लेकर हमें रुपाई करनी चाहिए। ये रुपाई करने के पहले भी हो सके तो आप ट्राइकोडर्मा विरिडी और स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस ये 2 मिलाकर ड्रेंचिंग कीजिए। पौधा निकालने के 5 दिन पहले ज्यादा पानी से ड्रेंचिंग कीजिए। ये जैविक उर्वरक, जैविक नियंत्रकों को कितने भी बार इस्तेमाल करने में से कुछ भी नुकसान नहीं होगा। जितना अधिक इस्तेमाल करेंगे उतनी अच्छी उपज आएगी। आपकी निवेश इसमें कीजिए। रासायनिक उर्वरकों से, रासायनिक कीटनाशकों से निवेश करके अच्छी उपज पा सकते हैं, ये सोच बहुत गलत है। इनसे पौधा तो घना बन सकता है, लेकिन तुरंत ही वायरस आ गया, कीट आ गया, कंट्रोल नहीं हो रहा है, कुछ भी करने से कोई फायदा नहीं हुआ, फल सड़ने लगे, ये सभी मुश्किलें आ जाएगी। और अब पौधा बढ़ने के समय भी, मतलब पौधा छोटा होता है, तभी स्वास्थ्यपूर्ण करने से भविष्य में कोई कीट नहीं आएगा। नर्सरी को चलाने वाले हर किसान मैंने जो पद्धति बताई है उसका अमल करें। पौधे को ले जाने वाले किसान हर बार आप ही के पास आएंगे। आप हिम्मत से एक बोर्ड रखिए कि यहाँ नर्सरी में बढ़ाए हुए पौधे का टीकाकरण हुआ है, ऐसे लिखिए। ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ 2 बार टीकाकरण किया है। जब वो पूछेंगे तो आप बोल सकते हैं कि हाँ, टीकाकरण हुआ है। ये ले जाने से भविष्य में ये पौधे कीटों से सामना कर सकते हैं। कीट नियंत्रण करना भी कम हो जाएगा। अगर इस तरह आप बोलते हैं तो आप ज़रूर मैंने जो पद्धति बताई है उस मिश्रण को तैयार कीजिए। उसके बाद पौधा आने के समय 2 बार टीकाकरण कीजिए। पौधा निकालने से पहले 5 दिन ट्राइकोडर्मा विरिडी और स्यूडोमोनास से ड्रेंचिंग कीजिए। ऐसा करने से पौधा बहुत स्वास्थ्यपूर्ण रहेगा, किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, पौधा नहीं मरेगा, अंकुरण भी ज्यादा रहेगा, क्योंकि बीज सड़ने के लिए कुछ भी अवसर नहीं होगा। उसमें हानिकारक फंगस या बैक्टीरिया नहीं होंगे, क्योंकि जैविक उर्वरक, जैविक नियंत्रकों को बी कॉम्प्लेक्स डालकर अच्छी तरह सड़ाया है। ऐसा करने से उसमें नुकसान करने वाले सभी सूक्ष्म जीवाणु मर जाएंगे, मिट्टी स्वस्थ रहेगी तथा पौधा स्वस्थ रहकर अंकुरण भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये बीज बहुत ही कीमती है। संकरित बीज जैसे कि मिर्ची हो या टमाटा हो या अन्य कोई भी तरकारी का बीज बहुत ही कीमती है, तो हम उस तरह अंकुरण का औसत बढ़ा सकते हैं, पौधा भी स्वास्थ्यपूर्ण बढ़ सकता है। तो यह है नर्सरी को स्वास्थ्यपूर्ण बढ़ाने वाला विधान। इसीलिए हर किसान जो नर्सरी बढ़ाता है, ये सावधानियां बरतकर स्वास्थ्यपूर्ण, निरोधक शक्ति अधिक होने वाले पौधों को ही किसानों को दीजिए। ये गर्व से बताइए कि ये सभी पौधे इस पूरी पद्धति से बढ़ाए हैं। ऐसे पौधे मिलने वाले किसानों को गर्व से बताइए। अगर हो सके तो ऐसा एक बोर्ड भी रखिए, हमारे नर्सरी में पौधों का 2 बार टीकाकरण किया है। ये जिसने किया है वही लोग रखना चाहिए, दूसरे लोग नहीं। ऐसे कीजिए। तो यह है नर्सरी को कैसे बढ़ाना, इस विषय का पूरा समाचार। हर किसान को इसका अमल करके साथी किसानों को भी स्वास्थ्यपूर्ण पौधे पहुंचाएंगे और आप भी इस नर्सरी के व्यवसाय का अच्छा फायदा कमाएंगे, ऐसी आशा करते हुए धन्यवाद। अन्नपूर्णा एग्री स्पेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके साथी किसानों को साथ साथ ये शेयर करके सभी को सही और समग्र कृषि समाचार पहुंचाने में आपका योगदान दीजिए। धन्यवाद।